डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, तो कुछ थ्योरम्स आपको हम बताए थे, वहाँ से क्वेश्चंस बोले थे नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे। तो उसी का ये पार्ट 2 लेक्चर हम शूट कर रहे हैं और आज के क्लास में हम पिछले लेक्चर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं टॉपिक से, है ना, उसी को आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड 1 माइनस जेड प्लस मॉड 1 प्लस जेड। तो इसके लिए हम आपको एक थ्योरम बताए होंगे, आई थिंक ये आपको याद होगा। इस थ्योरम में हम आपको क्या बताए थे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में कि मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये प्रॉपर्टी आपको हम लेक्चर में बताए होंगे, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है तो हम ये थ्योरम यहाँ से लगाने वाले हैं क्योंकि उसी पर बेस्ड है ये मॉड z1 प्लस मॉड z2। तो ये हम थ्योरम लगाएंगे, ये पार्ट्स हम इसको यहाँ से इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम z1 का वैल्यू इसमें कितना देख रहे हैं 1 माइनस जेड, और z2 का वैल्यू कितना देख रहे हैं 1 प्लस जेड। ठीक है ना, तो इम्प्लीमेंट करेंगे सो क्या हो जाएगा, ये पहला है, क्या लगा हुआ है मॉड z1 प्लस z2, तो 1 माइनस जेड प्लस 1 प्लस जेड। ये आपका z1 हो गया, ये z2 हो गया। ये किससे छोटा होता है लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता है ना। तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा मॉड 2 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस जेड प्लस 1 प्लस जेड, या जेड प्लस 1 एक ही बात है, 1 प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया मॉड 2 का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस जेड प्लस 1 प्लस जेड। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना 2। आप क्लियरली देख भी रहे हैं 2 से छोटा है और इक्वल है तो मिनिमम वैल्यू उसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इक्वल टू 2, तो जेड मैक्सिमम और जेड मिनिमम दोनों वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या पहले ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस 4 प्लस 3i लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखिए फिर से हम क्या पढ़े हैं, वी नो डैट, इसी में दो प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में पढ़े थे, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में। मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला दोनों पढ़े थे, लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये माइनस वाला प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बस इसी प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है, इसी प्रॉपर्टी में आप लगा देंगे। अगर z2 का वैल्यू माइनस z2 ले लेते हैं तो ये नया थ्योरम आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं देखते हैं क्या कि z1 का वैल्यू क्या है। तो z1 का वैल्यू क्या मानेंगे, यहाँ से z1 का वैल्यू z ही मानेंगे और z2 का वैल्यू कितना मान लेंगे, तो 4 प्लस 3i हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, देयरफॉर जो नया प्रॉपर्टी यहाँ से लग जाएगा वो क्या लग जाएगा, मॉड z1 माइनस मॉड z2, मॉड z1 तो ये z ही हो जाएगा माइनस मॉड z2, चलिए इसको भी मॉड लगा दीजिए आप, z2 तो 4 प्लस 3i लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2, तो z माइनस 4 प्लस 3i लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस z2 का मॉडुलस है तो 4 प्लस 3i, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा मॉड z है तो मॉड z और 4 प्लस 3i का मॉडुलस आप पढ़े होंगे, मॉडुलस में मॉड z इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये होता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हैं, मॉडुलस का वैल्यू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25, तो ये 5 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू z माइनस 4 माइनस 3। अच्छा, इसका तो वैल्यू 2 डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका तो वैल्यू 2 क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है। तो ये 2 लेस देन इक्वल टू मॉड z और प्लस ये भी सेम है तो ये प्लस 5 हो जाएगा ना। अब देखिए अगर इसमें से ये तीनों पार्ट है ना, तो अगर हम इसको इक्वेट कर लेते हैं मॉड z
-5 का होल मॉड लेस देन इक्वल टू 2। तो आप यहाँ से मॉडुलस में इनइक्वलिटी में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि अगर मॉड x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू a तो x का वैल्यू -a से लेकर +a के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हम आपको मॉडुलस में बताए होंगे, मॉडुलस का ये प्रॉपर्टीज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा मॉड, देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, a की जगह पर 2 है और x की जगह पर ये पूरा है, तो ये -2 से लेकर दिस का वैल्यू +2 के इक्वल हो जाएगा। तो अंदर में सिर्फ मॉड z रखना है, तो -5 को हटाना होगा, तो पूरे में क्या करेंगे +5 करेंगे। जब +5 यहाँ पे करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे मॉड z +5 करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 2 ये 7 हो गए। तो z का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से मिनिमम वैल्यू 3 हो गया, और z का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, z का मैक्सिमम वैल्यू 7 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, दो सर्कल दिया हुआ है जो एक्सटर्नली टच करता है ना, कुछ ये पहले का सेंटर, ये दूसरे का सेंटर, ठीक है। एक्सटर्नली टच करता है तो उसमें पहले और दूसरे सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। पहले सर्कल का फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन दे रखा है z -1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या पढ़े हैं, z -z0 इज इक्वल टू r, यही पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। और z -z0, ठीक है, तो z0 क्या होता है, एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे इस केस में ये दे रखा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z -1 + 0i, 0 × i, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो ये z0 हो गया, z0, तो सेंटर इसका कितना हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा 1, 0, ये पहले वाले का। आप कहेंगे सर कैसे, तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। एंड रेडियस r का वैल्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू r, तो r का वैल्यू 3 हो जाएगा। और फिर हम सेकेंड अगर सर्कल के लिए बात करते हैं, सेकेंड सर्कल के लिए तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मॉड z -z0 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, तो इसका सेंटर हो जाएगा z0 और रेडियस कितना हो जाएगा 4। दोनों एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है। तो इफ बोथ, है ना, या ऐसे लिखिए बोथ सर्कल टच ऑर्थोगोनली वैन, ये तभी टच कर सकता है जब C1 C2 का वैल्यू R1 + R2 होगा। ये फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में, ये आपको पढ़ाया जाएगा। दो सर्कल तभी टच कर सकता है जब दोनों का सेंटर का डिस्टेंस रेडियस के डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है, सही बात है बिल्कुल। ये दोनों देखिए, दोनों सेंटर का डिस्टेंस यही होगा C1 C2, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका R1 हो गया, और ये आपका क्या हो गया R2 हो गया, ये R2 है और यहाँ से यहाँ तक R1। जब ये दोनों इक्वल होगा तभी क्या होगा, वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनली टच करेगा, ठीक है। तो नाउ देखिए C1 C2 अगर हम निकालते हैं तो C1 सेंटर 1 कितना है, Z 1, 0 है, और सेंटर 2 कितना है, Z0 है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिए आप, तो कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा Z0 -1 निकल जाएगा ना, अंडर रूट होगा। आप पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये Q है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, सब बता चुके हैं आपको हम। तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। यहाँ भी आप सिमिलर तरीके से निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका Z0 -1 इज इक्वल टू R1 + R2, तो 4 3 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, Z0 है ना, ध्यान दीजिएगा, Z0 है तो इसको हम Z0 -1 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी क्या फॉर्मूला पढ़ रहे थे, मॉड Z1 + मॉड Z2 लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 + मॉड Z2 एंड मॉड Z1 + मॉड Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 - मॉड Z2। ये दोनों फॉर्मूला अभी तुरंत पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा किससे, Z0 -1 प्लस
Z2, तो Z2 का वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो ये वैल्यू कल हो जाएगा Z0 माइनस 1 कितना है 7, 7 प्लस मॉडुलस 1 का 1 ही होगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं Z0 माइनस 1 प्लस 1, ये बड़ा हो जाएगा किससे, ये बड़ा हो जाएगा मॉड Z0 माइनस 1 माइनस मॉड 1 से, ठीक है। तो ये इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा मॉड Z0 माइनस 1 कितना है 7, और 1 का मॉडुलस तो 1 ही होगा, 7 माइनस 1 6, 6 का मॉड बाहर निकलेगा प्लस 6, ठीक है। तो सो हम कह सकते हैं, यहाँ से इसका रेंज पूछ रहा है Z0 का रेंज, तो Z0 का रेंज कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू Z0 का 6 हो गया है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से 8 हो गया, तो यही आपका रेंज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस आई बाई 3 और ओमेगा का मॉडुलस 1 दिया हुआ। देन आपसे कह रहा है लोकस ऑफ जेड निकालने के लिए, मतलब जेड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान ही है ना, इसमें बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेट कर लेना। ओमेगा का वैल्यू क्या दिया हुआ है जेड अपॉन जेड माइनस आई बाई 3, तो दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस क्यों ले लेंगे, क्योंकि ओमेगा का मॉडुलस 1 दिया हुआ, ठीक है। तो जेड अपॉन जेड माइनस आई बाई 3 का होल मॉडुलस हो जाएगा, ये आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात आप क्या पढ़े हैं, ये अगर ये Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस होता है तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 भी इसको लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मॉड Z अपॉन मॉड Z माइनस आई बाई 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मॉड Z इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाएंगे Z माइनस आई बाई 3। अच्छा मॉड Z कहने का क्या मतलब है, Z कहने का मतलब अगर x प्लस आई वाई है तो मॉड Z कहने का क्या मतलब है, तो मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब भी हम कहते हैं Z माइनस आई बाई 3 तो रियल पार्ट के साथ जुटेगा और इमेजनरी पार्ट के साथ जुटेगा, तो कुछ इतना हो जाएगा। क्योंकि Z बराबर एक्स प्लस आई वाई है तो इमेजनरी पार्ट के साथ ये घट गया तो ये इतना हो गया। और जब हम इसका मॉडुलस करेंगे ना, जब हम इसका मॉडुलस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो यही चीज़ हम लिखेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/3 का होल स्क्वायर होगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है ना, इसको तोड़ दीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 1/9 माइनस 2/3y, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको हम इधर ले आए 2/3y इज इक्वल टू 1/9, 3 3 जा 9 भी कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6। ये क्लियरली शो कर रहा है किसको, जेड शोज इक्वेशन ऑफ किसका, स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्यों शो कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो अगर आप लिख देते हैं y बराबर 2x प्लस 1, या आप लिख देते हैं y इज इक्वल टू 9, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को, इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है y इक्वल टू 1/6, तो ये भी क्लियरली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मॉड Z इक्वल टू 1 है एंड क्या दे रखा है Z का वैल्यू ये नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो हम जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं Z इक्वल टू, अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये हम पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है Z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो Z का वैल्यू क्या है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 माइनस जेड स्क्वायर है, तो Z अगर इतना है, Z का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 2, और जब भी पावर 2 करेंगे, डी माइवर्स थ्योरम आप पढ़े हैं कि जो पावर में रहता है वो एंगल में शिफ्ट कर जाता है, जब एंगल में शिफ्ट कर जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, ये जेड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, क्लियर। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर कह रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा,
आई साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आई साइन 2 थीटा। ठीक है, अब आप कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूला होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक 10 में भी होता है, एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सारा फॉर्मूला आप पढ़े हैं। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा है, कॉस 2 थीटा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अगर हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा को, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो ये ऊपर तो सेम रहेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा का भी आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आई इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, नीचे कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? या आप 2i कॉमन निकाल लीजिए ना, 2i कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये cos तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 2i निकाले हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है? -1 होता है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? -2 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब हम इसमें से -2i कॉमन कर लिए, तब ये कितना बच गया? माइनस तो पहले बाहर ले लिए, 2 भी ले लिए, तो ये बच गया आई साइन, है ना, आई साइन स्क्वायर थीटा बच गया नहीं, स्क्वायर, हाँ, आई साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसा कीजिए ना, इसमें से साइन थीटा भी कॉमन लिए हुए हैं ना, 2i साइन थीटा आप कॉमन लिए हुए हैं, तभी ना यहाँ कॉस थीटा बचा। तो ये कॉस थीटा माइनस कितना हो गया? आई साइन थीटा, माइनस की प्लस हो जाएगा। ये कॉमन लिए तो ये प्लस होना पड़ेगा तब ना, 2i साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, माइनस तो हम कॉमन ही लिए ना, माइनस तो हम कॉमन ही लिए तब ना, ये, हाँ, ये प्लस हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा आपका, तो ये हो गया कितना? अब वो है आपका, देखिए ये आपका बच गया -1/2i, यहाँ पे हम लिख देते हैं -1/2i साइन थीटा। तो आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे 1 है, इसको आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, तो अपॉन क्या हो जाएगा? 2i साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो i अपॉन 2 कॉसिक थीटा हो गया। ठीक है, तो यही आपसे कह रहा था प्रूव करने के लिए, लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस में तो कर ही रहा है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस में कर ही रहा है। देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, दिस शो दैट z अपॉन z1 माइनस z स्क्वायर लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। किससे पता चला? क्योंकि इसको कैलकुलेट किए तो आयोटा के टर्म में वैल्यू आ गया। अगर रियल नंबर में आता, आयोटा नहीं आता, तो हम क्या कहते हैं? रियल पे एग्जिस्ट कर रहा है, रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, और ये आयोटा आ गया तो इमेजिनरी एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है। इमेजिनरी एक्सिस मतलब कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस पे आपका ये लाइन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको हम आज के लेक्चर में बताए, जो प्रीवियस लेक्चर में हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर के, है ना। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। और अगर हाँ, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।